Good morning and Inqilab Islam to all of my students. Dear students, how are you? And I hope that you all the student must be fit and fine. Today I am going to teach you related to sentence. This will be the fifth videos today. Dear student, as of my habit, I am going to just start the class of today just reciting one शेर कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चराग रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। शायद ये शेर का मतलब आप लोग समझे होंगे, लेकिन आज मैं आगाज़ करता हूँ आज का वीडियो का इस शेर के साथ। वो शेर ये है कि हम भी इन्हीं राहों में एक शम्मा जला देंगे, कि हम भी इन्हीं राहों में एक शम्मा जला देंगे, काफ़िले आएंगे ठहरेंगे और गुजर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं कल फोर्थ वीडियो था और थर्ड और फोर्थ वीडियोज़ में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन मैं इसको डिफ़ाइन कर चुका हूं। और फिर इसके बाद मैं एक एक तरफ से सारे वीडियो को नाउन को प्रोनाउन को एडजेक्टिव को मैं 4-5 वीडियो बनेंगे एक एक टॉपिक पर मैं इसको बताऊंगा। लेकिन चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड्स, अगर वर्ड्स नहीं होता तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। ये सारी बातों को हम लोगों ने डिटेल से समझा है। लेकिन जब वर्ड आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस की क्या अहमियत है ज़िंदगी में, और अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के लिए सेंटेंस का जानना कितना ज़रूरी है, और फिर इसका एप्लीकेशन इन द राइट डायरेक्शन अगर नहीं होता है तो फिर इंसान अंग्रेज़ी बोलने से कैसे महरूम रह जाते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट, द क्लास ऑफ टुडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई पर्सनली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट टू लिसन टू द पॉइंट, और वट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर वेरी attentively and very regularly and to be very eagerly. You will have to understand each and everything, and I shall try my best to give you the best, because you have become mine, the student of mine. That is why you will have to be very much talented and expert. Dear students, see the point here very attentively. डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस है और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं और वाक्य को उर्दू में जुमला बोलते हैं। आखिर सेंटेंस है क्या चीज़? सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। डिफ़ाइन करने के बाद फिर इसको डिटेल्स में बताता हूँ। अभी तक आप जितने भी बुक्स पढ़े होंगे, जितने भी राइटर्स के डिफरेंट ग्रामर बुक ऑफ डिफरेंट राइटर, तो आप एक चीज़ आप समझोगे जो कि यूनिक होगा। सारी किताबों को एक तरफ आप रखोगे और मैं इन डेफिनेशन को जो बता रहा हूँ, अगर इसको आप कायदे से समझ जाते हैं तो थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू विल नॉट हैव टू फेस डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस एंड टू सपोज दैट इफ़ इन फ्यूचर इफ़ यू बी द टीचर इट विल बी वेरी ईजी टू एक्सप्लेन इन द क्लास फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट डिफाइन दिस टर्म। सबसे पहले ये जानते हैं कि सेंटेंस है क्या चीज़। तो आप लिखोगे मेरे साथ सारे बच्चे, फिर मैं समझाऊंगा, फिर समझना। अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स containing complete sense is called सेंटेंस। फिर एक बार देखेंगे, अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर इसको हम हिंदी में बताएं, अगर लिखें तो शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, पूर्ण अर्थ हो। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। मैं अभी डिटेल से इसको बता रहा हूँ, पहले आप एग्जाम्पल देखें। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ कि आई गो टू पटना ऑन एवरी संडे। आई गो टू पटना ऑन एवरी संडे, ये एक सेंटेंस है। और क्यों है मैं इसको बता रहा हूँ। फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई पटना टू गो एवरी ऑन संडे। ये एक सेंटेंस नहीं है, और क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। फिर एक सेंटेंस देखो, सी लव्स
मी एट हार्ट, ये भी एक सेंटेंस है। फिर एक सेंटेंस देखते हैं, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली। आप समझेंगे, आप सारे बच्चों ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ कम्बिनेशन, और कम्बिनेशन का मतलब होता है समूह। जब बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं तो बोलते हैं कंबाइंड कर दिए। जब वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं यानी कंबाइन करते हैं तो फिर वो जो टर्म बनता है ये कम्बिनेशन। तो इसीलिए कहा गया कि अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग कंप्लीट सेंस, और ये कंटेन का मतलब होता है अटाना और जिसमें होना। तो अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग कंप्लीट सेंस, यही ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ होता है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये बात बिल्कुल खारिज है, आप इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि शब्दों के समूह वाक्य कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अगर वैसा होता तो आई पटना टू गो एवरी ऑन संडे, ये भी तो शब्दों का समूह है, ये वर्ड्स का ग्रुप है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स है, तो शब्दों का समूह है, वर्ड्स का समूह है। क्या एक सेंटेंस है? तो नहीं है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस को देखें, आई गो टू पटना ऑन एवरी संडे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स का समूह है और इसका मतलब है, इसीलिए ये सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग कि शब्दों का समूह हो यानी वर्ड्स का ग्रुप हो या कम्बिनेशन हो जिसका मुकम्मल माना हो यानी पूर्ण अर्थ हो, यानी उस सेंटेंस का कुछ मतलब हो, तो तभी वो सेंटेंस कहलाने का हक रखता है। अदरवाइज सेंटेंस का समूह हो और अर्थ नहीं हो तो वो फिर सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो आप याद रखना, बहुत सारी किताब में ये बातें लिखी हुई रहती है, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल नहीं, शब्दों का समूह हो और उसका पूर्ण अर्थ हो, मुकम्मल माना हो, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो ओनली देन इट विल बी कॉल्ड सेंटेंस, अदरवाइज इट विल नॉट बी सपोज टू बी इन द ग्रुप ऑफ सेंटेंस। तो इसीलिए आप देखेंगे, ये डेफिनेशन को याद रखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह कंटेनिंग कंप्लीट सेंस, जिसका मुकम्मल माना हो, पूर्ण अर्थ हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, तभी वो सेंटेंस कहला सकता है। हिंदी में भी लिख दिया हूँ, जो बच्चा को थोड़ी अंग्रेजी में दुश्वारी होती है वो हिंदी देख लेंगे कि शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंप्लीट सेंस, कि कंप्लीट सेंस पूर्ण अर्थ हो तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आई गो टू पटना ऑन एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को मैं पटना जाता हूँ, तो ये शब्दों का समूह है और इसका एक अर्थ है कि प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक संडे को मैं पटना जाता हूँ, इसका अर्थ है, इसीलिए एक सेंटेंस है। लेकिन आई पटना टू गो एवरी ऑन संडे, ये भी शब्दों का समूह है, बिकॉज इट हैज़ नॉट बिन ग्रामेटिकली अरेंज्ड और एंड इट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। ये ना ग्रामेटिकली ये अरेंज है, ना ही ग्रामर के एतबार से इसको सजाया गया है, और ना ही इसका कोई माना है, ना ही कोई इसका अर्थ है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सी लव्स मी एट हार्ट, वह मुझे प्यार करती है दिल से। ये एट हार्ट बच्चे, ये अंग्रेजी का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दिल से। तो सी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है, एट हार्ट दिल से। तो इसमें देखें अगर कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ये सेंटेंस में 5 वर्ड का कम्बिनेशन है, यानी 5 शब्दों का समूह है। समूह के साथ साथ इसका एक मुकम्मल माना है और इसीलिए ये भी सेंटेंस है। अगला वाला सेंटेंस को देखते हैं कि इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड्स है और इसका माना है कि आप पुलिस को जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दें और सूचित, पुलिस को जल्दी से सूचना दे दें या पुलिस को सूचित कर दें या पुलिस को खबर दे दें, जल्दी से पुलिस को खबर दे दें। कोई घटना हुआ, कहेंगे इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, पुलिस को जल्दी खबर दे दें या पुलिस को जल्दी सूचना दे दें। तो अब देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना हमेशा कि एक सेंटेंस इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि until unless you have good command over sentence and until unless you have good command over different forms of sentence, how many types of sentences mainly in English grammar, so each and every kinds of sentence must be controlled by you, only then you can speak English well. Because when you get an opportunity to give or to deliver lecture, so different types of sentences automatically comes through your mouth.
तो इफ़ यू डोंट हैव ऑलरेडी गुड कमांड ओवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू just to speak whatever you think or whatever message is going to be intended by you. So it will be very difficult for all of you. So that is why you are my student. That is why in a very brilliant way, in a very systematic way, or in a very established way, you will have to understand each and everything. Then I give you guarantee that no anyone or none could be able to just defeat you. That is why what shall I am just going to inform you related to sentence that must be kept in your brain forever, and it will be more than enough. Throughout your lifetime you will not need to contact anyone, to contact any high level grammar. That is why, because researching whole the grammars of international grammar of the world, then I am just teaching you. Believe in me, what shall I am just going to give you, it will be more than enough. But the condition is that you will have to, very honestly, you will have to be regular of just watching this very video and share this video. Then after, you must subscribe the video, so that whatever information, after just subscribing, you must press the bell icon, so that each and every videos could be reachable to you very easily. And after that you must share all the videos, so that जिससे कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो महरूम रह जाते हैं इतना इम्पोर्टेंट वीडियो को सुनने से। तो आप सिर्फ इतने, ये भी आपके लिए मुल्क का सेवा होगा कि जो आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं इनको, और वो आगे शेयर करेंगे, वो आगे शेयर करेंगे, वो आगे शेयर करेंगे। क्योंकि हमने शुरू में ये शेर से आगाज़ किया था कि हम तो तन्हा चले जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनते गए। आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप यू विल हैव टू बी वेरी वेरी strongly believe in me that yes, whatever video sir is just providing me, so you will have to just believe over that, revise over that, see again, then you must share those videos to other personalities, so that they could be benefited to a great extent. तो आप देखें बच्चों, इस बात को समझना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक NB एक वर्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग समझ रहे होंगे ये NB क्या चीज़ है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, मैंने पहले बताया था जिस तरह से अंग्रेजी में लिखते हैं ETC, ये अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं है, एक लैटिन शब्द है जिसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। उसी तरीके से मैंने EG का फुल फॉर्म बताया था कि EG दरअसल अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं, ये फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। इन बातों को याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इन इंटरव्यू यू कुड बी आस्क्ड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसी तरीके से ये NB क्या चीज़ है, ये लैटिन शब्द है जिसका फुल फॉर्म होता है नोटा बेनी, नोटा बेनी, और इसका अंग्रेज़ी में मतलब होता है कि नोट वेल, यानी अच्छे से उतार लें, या फिर दूसरा मतलब इसका कि पे अटेंशन, यानी ध्यान देने वाली बात है। जहाँ पर भी NB लिखा हुआ रहता है तो आप समझना कि यहाँ कुछ ख़ास बात है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो दैट मस्ट बी केप्ट और दैट मस्ट बी पेड स्पेशल अटेंशन, वहाँ ध्यान देने की बात है। तो ये सेंटेंस के मामले में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस होने के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए। तो बहुत सारे आइटम्स चाहिए, लेकिन एटलीस्ट क्या आइटम चाहिए, तो इन बात को आप ध्यान देंगे कि इसमें लिखना है मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन for the formation, minimum condition for the formation of a sentence, there must be a subject and verb। अब इसको ध्यान देना बच्चे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको ध्यान देना, क्या लिखा कि मिनिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में बहुत सारा आइटम आ सकता है। जैसे एग्जांपल, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, रेस्ट, प्रीडिकेट, दीज आर द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ अ सेंटेंस। बट लेकिन एक सेंटेंस होने के लिए कम से कम शरायत क्या है। हो सकता है कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे आई लव, तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। आई टीच, सब्जेक्ट है और वर्ब है। लेकिन हम बोलेंगे आई लव माई कंट्री, तो आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, और माई कंट्री ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर में ऑब्जेक्ट आए ही, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक सेंटेंस के अंदर में
सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। सब्जेक्ट बोले तो समझना एक्टर और वर्ब बोले तो समझना एक्शन। तो एक्शन एक्टर के बगैर बेकार है और एक्टर एक्शन के बगैर बेकार है। तो कोई भी सेंटेंस दुनिया के अंदर में, कोई भी सेंटेंस, डियर स्टूडेंट यू मस्ट कीप इट इन योर ब्रेन, कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। कोई सेंटेंस दुनिया में नहीं है जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो। ऐसा नहीं कि दोनों में से एक हो, ऐसा नहीं, दोनों का दोनों होना लाजमी है, क्योंकि एक्शन अगर है तो फिर एक्टर होगा और एक्टर अगर है तो फिर एक्शन होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए कहा कि मिनिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। वाक्य बनाने के लिए कम से कम शरायत ये है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। ये दोनों में से एक भी एब्सेंट होगा तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अच्छा, कभी कभी बच्चा ये बोलता है कि सर हम जैसे बोलते हैं कि सिट डाउन, आप बैठ जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? दरअसल बच्चे जब पढ़ाएंगे इसी सेंटेंस का काइंड में से एक काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। दरअसल इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक खुसूसियत ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है तो वो अंडरस्टूड होता है, यानी इम्प्लिसिट होता है, उसको दिया नहीं जाता, यानी वो छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं है, उसमें सब्जेक्ट है। दरअसल उसमें सब्जेक्ट इसलिए नहीं देते हैं कि फिर मतलब कहना कुछ और चाहते हैं, मतलब कुछ और हो जाएगा, इसीलिए दरअसल उसमें सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। तो इतना याद रखेंगे कि इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली। मैं कह रहा हूँ कि जल्दी, किसी बंदा से कह रहा हूँ कि जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करो, मतलब तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो दरअसल यहाँ पर यू इसलिए नहीं देते हैं, अगर हम यहाँ पर दे दें, यू देते नहीं है, इसको अंडरस्टूड रखते हैं। दर हकीकत में ये है कि यू यहाँ पर है कि यू इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, तो यू यहाँ पर ये अंडरस्टूड रखते हैं। अंडरस्टूड इसलिए रखते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट को दे दें हम, जैसे मान लो कि ये दे दिए कि यू इन्फॉर्म द पुलिस, जैसे बोलेंगे किसी बच्चा को मैं कहूँगा मुझे प्यार करो, तो डायरेक्ट बोलेंगे क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, मुझे प्यार करो तो लव मी, मुझे परेशान करो तो डिस्टर्ब मी। अब यूँ ऐसा कभी नहीं बोलेंगे मुझे प्यार करो तो लव मी। अगर मैं ये बोल दूंगा कि यू लव मी, तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य हो गया कि यू लव मी का मतलब हुआ तुम मुझे प्यार करते हो और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे प्यार करो। तो देखो अर्थ में कितना तब्दीली और बदलाव, माना बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि तुम मुझे प्यार करते हो और तुम मुझे प्यार करो। अगर वो प्यार करता है तो फिर कहते क्यों हो कि तुम मुझे प्यार करो? तो इसीलिए बच्चे जब भी मतलब क्या कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो ऐसा नहीं है कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है। दरअसल सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, इसलिए सब्जेक्ट को अंडरस्टूड रखते हैं कि अगर इसको सब्जेक्ट यहाँ पर दे देते हैं तो हम कहना कुछ और चाहते हैं, मतलब कुछ और हो जाता है। इसीलिए ग्रामरियन ने इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट को अंडरस्टूड रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको फिर डिटेल में बताऊँगा। तो अब देखो बच्चों कि ये सेंटेंस है, इसको हमेशा याद रखना कि सेंटेंस क्या चीज़ होता है। ये डेफिनेशन को आप हमेशा और हमेशा के लिए याद रखना और फिर मतलब ये कंडीशन को याद रखना कि क्या है। तो मिनिमम शरायत ये है कि एक वाक्य बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत बहुत ही लाजमी है। इस दोनों में से एक भी अगर नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इसलिए अंडरस्टूड रखते हैं कि अगर अंडरस्टूड सब्जेक्ट को नहीं रखेंगे तो हम कहना कुछ और चाहते हैं, माना उसका कुछ और हो जाएगा। अब देखो बच्चों, तो ये सेंटेंस हो गया, आप इसको याद रखना अच्छे से। अब ये सेंटेंस का काइंड्स कितना होता है? बहुत लोग कभी 4 काइंड्स बोलते हैं, कुछ लोग 7 काइंड्स बोल देते हैं। मैं बहुत सारे ग्रामर को रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, अभी जो बताने जा रहा हूँ अब इसको याद रखना। इट इज़ मोर देन इनफ, नो नेसेसिटी जस्ट कंटेक्टिंग एनीथिंग एट ऑल। तो अब सबसे पहले याद रखना बच्चे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मैं इसको ऐसे करो, आप लोग पाउच करके लिख लो, मैं यहाँ से लिखता हूँ ताकि आप लोग साफ साफ देखें। तो इसको याद रखना बच्चे कि सेंटेंस एक इतना ज़रूरी चीज़ है। आप अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, आप अंग्रेज़ी आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ख़तरनाक हो, तो ये शर्त है कि सेंटेंस में आपको कितना पकड़ है। सेंटेंस आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर आपको जितना पकड़ होगा तो उतनी ज़बरदस्त तरीके से आप अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट must develop good command over different kinds of sentences, because throughout your lifetime whatever you speak, that is supposed
or that is based upon what sentence. So you will, it is very very essential for each and every student to know the different kinds of sentences. तो अब देखेंगे kinds of sentences हम लोग, kinds of sentence, kinds of sentences. तो kinds of sentences में ग्रामेरियन ने, स्टैंडर्ड ग्रामेरियन, जितने वर्ल्ड के स्टैंडर्ड ग्रामेरियन है, इन्होंने दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है. पहला किया है कि अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी अर्थ के अनुसार, और दूसरा जो डिवीज़न किया है तो अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू, या फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ही दें तो ज़्यादा बेहतर है. अब यहाँ पर देखना कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी अर्थ के एतबार से, और फिर यहाँ पर कहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी बनावट के लिहाज से. अकॉर्डिंग टू मीनिंग अर्थ के एतबार से, या फिर यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग या फिर अकॉर्डिंग टू यूज़ यानी अर्थ के एतबार से या इस्तेमाल के एतबार से. और फिर यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी बनावट के एतबार से. तो बनावट के एतबार से 3 कैटेगरी में बांटा है इसको. बनावट के एतबार से 3 कैटेगरी में कि सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स. सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स. बस इसको याद रखना बच्चे कि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स किसको कहते हैं. सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, कम्प्लेक्स. वेरी वेरी essential to know about this कि how the sentence will be simple and how the sentence will be compound and complex, because in many competitive examination sentence would be given and you will have to given the permission, or you will have to allow, you will be allowed that कि what type of sentence, whether the sentence is simple or compound or complex. अब सबसे बड़ी बात ये जानना बच्चे कि आप जब अंग्रेज़ी बोलते हो, धारा परवा अंग्रेजी बोलते हो, आप शशि थरूर के तरह अंग्रेजी बोलते हो, सलमान खुर्शीद के तरह अंग्रेजी बोलते हो, या फिर बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेजी बोलते हो, स्कॉलर हो गए हो, बड़ा बड़ा सेंटेंसेस बोल रहे हो, गांधी जी की तरह लंबा लंबा सेंटेंस बोल रहे हो, तो लंबा लंबा सेंटेंस बोलने के लिए आपको पकड़ होनी चाहिए कि कम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर सिंपल सेंटेंस अगर किसी सेंटेंस को कहेंगे तो क्यों कहेंगे, इनके शर्त क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं. अगर कंपाउंड सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं तो फिर क्यों कहते हैं, क्या इनके शरायत हैं, क्या इसका कंडीशन है, और कम्प्लेक्स सेंटेंस को क्यों कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. तो इन डिटेल I will teach you, but you will have to, once I will teach you that those all the items, those all the rules and regulations must be kept in your brain. और मैं इस पर डिटेल से बताता हूँ, लेकिन पहले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चूँकि ये अकॉर्डिंग टू यूज़ और अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के एतबार से या इस्तेमाल के एतबार से, यानी दैनिक जीवन में हम लोग जितना सेंटेंसेस को बोलते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस को, क्या होता है, और सेंटेंस जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह का सेंटेंस हम बोल रहे हैं. तो इसीलिए ग्रामेरियन ने 2 कैटेगरी में बांटा सेंटेंस को, अकॉर्डिंग टू यूज़ या अकॉर्डिंग टू मीनिंग या फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन. तो ये बात को ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू यूज सेंटेंस को 5 कैटेगरी में 5 डिवीजन किया, 5 डिवीजन किया सेंटेंस को 5 डिवीजन में यानी 5 ग्रुप में बांटा. तो सबसे पहला जो है इसको ध्यान से देखेंगे जिसको कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस. और इसी सेंटेंस को किसी किसी ग्रामर में सिर्फ स्टेटमेंट कहा जाता है. अगर आप माइकल स्वान पढ़ेंगे, रेन मार्टिन पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ इसका नाम है स्टेटमेंट. तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट. और किसी किसी ग्रामर में इसको अगर आप नेस्फील्ड को देखेंगे उन्होंने कहा है असर्टिव. जैसे बच्चे एक आदमी है, एक आदमी का 2 नाम 3 नाम 4 नाम रहता है, बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट. मैं देखा हूँ बहुत सारे टीचर को उसको ये पता नहीं होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में वो सोचता है शायद एक ही है, लेकिन है नहीं. आप ऐसा समझ लें, मैं आपको वादा करता हूं कि पूरी ज़िंदगी आपको कोई भी ग्रामर में क्या दिया हुआ है, वैसे ग्रामर इज सपोज टू बी द मोस्ट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो आपको उलझना नहीं है. मैं जितनी बात को बता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी इसी को याद रखना. और फिर जब आप उस लेवल के हो जाओगे, डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट ग्रामर बुक्स ऑफ फॉरेन राइटर्स व्हेन यू विल बी स्टडिंग, तो देन यू विल रियलाइज दैट कि वॉट एवर बाबुल सर हैज जस्ट डिलीवर्ड इन हिज लेक्चर, दैट इज सपोज टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट
in that very time you will realize that yes, the style of Babul sir was completely uniquely he has just taught to the student through the videos delivered through the channel of Oxford Union English or under the series of Inqilabi series, और this is the video 5th. तो आई वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट, आप सबसे पहले वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकेंड, वीडियो थर्ड और वीडियो फोर्थ को सिस्टमेटिकली अगर देखे हैं तो फिर ये वीडियो 5th है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर नंबरिंग करके नहीं दे रहे हैं आप। भाई आप देखो ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश ये चैनल का नाम है, और इस चैनल के अंदर में ये इनकलाबी सीरीज़ है, और मैं बताया था कि इनकलाबी सीरीज ए, इसी तरह से इनकलाबी सीरीज बी, इनकलाबी सीरीज सी बनेगा। तो ये इनकलाबी सीरीज ए है, और ये वीडियो फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, आज ये वीडियो 5th है। तो सारे बच्चे याद रखना कि वीडियो 5th में मैं सेंटेंस के बारे में बात किया हूँ, और जो आपके दोस्त होंगे उसको समझ में नहीं आएगा तो आप बताना कि भाई इस तरीके से मैं कितना बोलूँ, मैं इधर देखूँ या फिर मैं पढ़ाऊँ। तो आप लोग थोड़ा सेंसिटिव बनो, और बिल्कुल बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे इफ़ यू आर नॉट हाईली टैलेंटेड और एक्टिव, तो आप देखो तो बीपीएससी का एग्ज़ाम या यूपीएससी का एग्ज़ाम 500-600 सीट निकलते हैं, 10 लाख 15 लाख कैंडिडेट उसमें अपियर करते हैं, तो उसमें सबका सिलेक्शन होगा नहीं, उसमें टैलेंटेड होना होगा तुमको बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड और सेंसिटिव स्टूडेंट, दैट मीन्स व्हाट, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस और इन द रेस ऑफ कंपटीशन यू विल लैग बिहाइंड, आप पीछे पड़ जाएंगे। तो यू विल हैव टू थिंक योर सेल्फ, ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू बी जस्ट इनकॉर्पोरेटेड बाई सर इन द क्लास, दैट इज वाई समथिंग यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि ओवर सम थिंग्स यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड यू विल हैव टू थिंक योर सेल्फ। तो डियर स्टूडेंट देखो, तो पहला काइंड जो था अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू यूज में ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट कहा जाता है, स्टेटमेंट को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा काइंड जो है इसका ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरो मत बोलना बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या जी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेस्फील्ड साहब ने कहा है क्वेश्चन। तो पता ये चला, इसको क्वेश्चन कभी मत बोलना, क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ही क्वेश्चन बोलते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस और व्हाट इज क्वेश्चन, तो दोनों का आंसर सेम होगा। द आंसर विल बी सेम ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। अब थर्ड जो कैटेगरी इसका है, तो इसका है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो और चौथा जो इसका काइंड है बच्चों, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और चौथा जो इसका है बच्चों, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब याद रखेंगे सारे बच्चों कि क्या हुआ, पहला क्या हुआ भाई, डेक्लेरेटिव सेंटेंस याद करना। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ में याद कर लो अभी बिल्कुल। और सारे पढ़ाने के दरमियान भी आप अगर कंसस होकर के सुन रहे हो बातों को, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी वेरी अटेंटिवली, तो ड्यूरिंग माई लेक्चर यू कुड बी एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ थिंग्स। और वट एवर आई एम स्पीकिंग डियर स्टूडेंट, यू मस्ट ट्राई टू कल्टिवेट योर हैबिट स्पीकिंग, कल्टिवेट योर हैबिट ऑफ स्पीकिंग विथ मी ओनली। देन you must think that whatever sir is speaking, at what context, at what level sir is speaking what, so only then you could be able to just speak in English with me, because in the at the primary stage and at the, during the lecture of my first video, I promised you all student कि each and every student with me through the video channel will be communicate in English with anyone. Suppose that if you live in America, if you go to America, London, anywhere else, but you have been taught by me, that is why each and every student watching the video through this very channel, that is Oxford Union English, so I give you guarantee inshallah you all the student will be able to communicate in English with anyone in the world. That is why with me just revise this sentence, and again I am just speaking and dictating whatever I have dictating, you must just write down. But first of all you must speak also with me. That is what कि declarative sentence, it is also known as statement, or the statement is also known as assertive sentence. After that interrogative sentence, in some grammar there is the name of interrogative sentence is question. That means what, question or interrogative sentence both are same. After that the third kind according to use or according to meaning of the sentence, यानी sentence का तीसरा जो kind है meaning के आधार पर वो imperative sentence है, और चौथा जो है वो exclamatory sentence है, और पांचवा जो है optative sentence है। याद रखना बच्चे, मैं एक तरफ से इसको डिफाइन करता हूँ, लेकिन सिंपली पहले समझोगे
डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो चाहे तो नकारता है बात को या स्वीकारता है, या निगेट करता है या अफर्म करता है। और ये ऐसा सवाल ऐसा क्वेश्चन जिससे सिर्फ सवाल, ऐसा वाक्य जिससे सिर्फ सवाल पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिससे चाहे तो ऑर्डर पता चले या रिक्वेस्ट पता चले या ऑर्डर और एडवाइस पता चले उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारे दिलो दिमाग के अचानक झंझोड़ दे, यानी सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट को बताता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिससे कर्स या ब्लेसिंग या डिजायर का पता चलता हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब जिससे बद्दुआ या बद्दुआ या फिर कोई ख्वाहिश का पता चलता है, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है डियर स्टूडेंट, यू मस्ट बियर इन योर माइंड दैट कि आप जब वॉइस पढ़ोगे, आप नरेशन पढ़ोगे या कोई भी हायर चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे इन फ्यूचर, अभी जब ये सब तो बेसिक से भी बता रहे हैं, जब हम धीरे धीरे जाते जाएंगे तो मैंने वादा किया था देखना कि मैं जितने ग्रामरियन को जितना इल्म होता है उतने इल्म आपको मैं दे के छोड़ूंगा जब तक मेरी सांस रही। तो सिर्फ ज़रूरत है कि आप मेरा साथ दें कि आप जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाओगे, वॉइस बनाओगे, ये अलग तरीके से बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाओगे अलग तरीके से, इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस नरेशन बनाओगे इसका अलग तरीके से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वॉइस नरेशन बनाओगे ये अलग तरीके से, ऑप्टेटिव सेंटेंस का वॉइस नरेशन बनाओगे अलग तरीके से। तो पता ये चला आपको सब सेंटेंस में पकड़ होना चाहिए। तो अगर पकड़ है तो आप इसका वॉइस भी अच्छे से बनाएंगे, नरेशन भी, क्योंकि अंग्रेजी बोलते समय क्या सेंटेंस आ जाता है आपको खुद पता नहीं रहा। आप भाषण देने जा रहे हैं, किस स्ट्रक्चर पर किस सेंटेंस का मैं इस्तेमाल करूंगा आपको खुद पता नहीं है, लेकिन चूंकि आप बोलने जा रहे हैं तो वो फितरत बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है, आप बोलते चले जाते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर अगर आप को इस पर पकड़, ज़बरदस्त तरीके से पकड़ है, अगर ये, अब याद रखना बच्चों एक बात और मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान देना कि फ्रॉम द लेप ऑफ मदर अप टू द लेप ऑफ, फ्रॉम द लेप ऑफ मदर अप टू द लेप ऑफ ग्रेव, यानी माँ का पेट से लेके कब्र के पेट तक इंसान पूरी ज़िंदगी में जो जितने भी बातें बोलते हैं, तो याद रखना ये यही पांचों तरह का सेंटेंसेस बोलते हैं। और फिर कंडीशनल थोड़ा लगाते हैं, तो सिंपली समझना कि ये पांचों तरह का सेंटेंस ही, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, आप कोई सेंटेंस मन में बोलो, मैं बता दूंगा कि क्या सेंटेंस तुम बोल रहे हो। जब ऐसा है कि पूरी जिंदगी इंसान 99.99 केसेस में वो इसी तरह का सेंटेंस बोलता है, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो इसीलिए जब ऐसी बात है कि पूरी जिंदगी में फ्रॉम द लेप ऑफ मदर अप टू द लेप ऑफ ग्रेव मैन यूज्ड टू स्पीक विद इन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस वेरी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो तब ये अर्जेंट बनता है, ये एसेंशियल और लाजमी है हम सबों के लिए कि इसी पर सबसे पहले हम पकड़ बना ले। देखते हैं फिर कौन सेंटेंस आता है, क्या बोलना होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस पर अगर तुम्हें गुड कमांड और ओवर मास्टरी हो गया, एक एट्रैक्टिव मास्टरी इसमें अगर हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि फरिश्ते भी अगर तुमको नहीं रोक सकते हैं कि तुम अंग्रेजी बोलने के लिए, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन मेक यू स्टॉप टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट इज वाई आई गिव यू चैलेंज दैट, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट टू डेवलप गुड कमांड ओवर दिस वेरी आइटम्स। तो अगले वीडियो में अभी बच्चे क्या करेंगे, हम तो एक एक तरफ से हम देखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, ऑप्टेटिव क्या है। तो ईच एंड एवरी sentences individually will be described or will be explained in detail by me in the next video। तो डियर स्टूडेंट आप देखना क्या है कि ये 5th वीडियो था, तो मैं सेंटेंस के बारे में सिर्फ बताया है, और सेंटेंस के काइंड्स के बारे में मैं 6th वीडियो में, समझना सारे बच्चे, 6th वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 6th वीडियो होगा। आज का 5th वीडियो है, तो 6th वीडियो में मैं सारी बातों को एक एक तरफ से समझाऊंगा। आप फिर देखोगे कि मेरे अंदर में कितना परिवर्तन हुआ। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वंस अगेन ईच एंड एवरी स्टूडेंट डियर, with great effort I am just making your video very important for all of you. That is why you student, if you are really honest student, if you really like me, because your comment just give me internal satisfaction, that is why once again I request you each and every student like the videos and share the videos, then after subscribe the videos, और सब्सक्राइब करने के पश्चात आप बेल आइकन दबा दें, इसलिए कि मैं जितनी भी बातों को नई बातें आते जाते इसका नोटिफिकेशन, इसका इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूं बच्चों, वन शेर के साथ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और वन ब्यूटीफुल कोटेशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस, वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। सो ऑलवेज रन आफ्टर ब्यूटीफुल हार्ट, नेवर रन आफ्टर ब्यूटीफुल फेसेस। थैंक यू वेरी मच।